गुड इवनिंग साथियों। तो साथियों हम देख रहे थे जो आरबीएससी क्लास 12 है उसकी हिंदी लिटरेचर का अध्याय 10 देखेंगे साथियों। यानी कि देख रहे थे, यानी कि जो हमारा गद्दे वाला पद था, पद्य वाला पद था, वो तो हमने कंप्लीट कर लिया है साथियों। कौन सा पद वाला पद था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब देखेंगे गद्दे वाला पद वाला, गद्दे वाला कहने कि काव्य खंड देखेंगे साथियों। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है साथियों कि एग्जाम स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। और अध्याय 10 का क्या नाम है? प्रेम गण की छाया स्मृति। ओके, तो इसमें देखेंगे अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि इसमें जो अनिवार्य हिंदी अनुवाद होते हैं उसकी तो कोई ज़रूरत होती नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे साथियों। इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन। ओके, आपकी जो होने वाली है ना, कौन सी अर्धवार्षिक क्वेश्चन, अर्धवार्षिक परीक्षा, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, और जो वार्षिक होती है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। और ये पार्ट नंबर पहला है। ओके, तो हर रोज़ आपको शाम 8 बजे हिंदी लिटरेचर क्लास मिलने शुरू हो जाएगी साथियों। ओके, शुरू करते हैं। तो देखो साथियों, हिंदी क्लास 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 10 प्रेमगन की छाया स्मृति। ओके, तो इसमें शुरू करेंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न इसका कि रामचंद्र के पिताजी भारत जीवन प्रेस की किताबें छुपा देते थे, क्यों? क्यों छुपा देते? तो लेखक के पिता को डर था कि कहीं उनके बेटे रामचंद्र शुक्ल जी का स्कूल की पढ़ाई से हटना नहीं चाहिए, इसलिए वो प्रेस की किताबें छिपा देते। प्रेस जो समाचार पत्र प्रेस की किताबें हुआ करते थे, उसको कहीं उसका बेटा है वो पढ़ ना रहेगा, उसका बेटा का नाम था रामचंद्र शुक्ल, और उसका पढ़ाई से मन हट जाएगा, इसलिए वो किताबें, प्रेस की किताबें थी, उनको छुपा दिया करता था साथियों। दूसरा क्वेश्चन है कि उपाध्याय जी कौन सी भाषा के समर्थक थे? तो उपाध्याय जी नागरी भाषा के समर्थक थे और हमेशा ही नागरी भाषा में लिखते थे साथियों। कहना है कि नागर अपभ्रंश से जो लोगों की भाषा विकसित हुई वही नागरी कहलाई। कहें उपाध्याय जी नगरी भाषा के समर्थक थे, कौन सी नागरी भाषा, और हमेशा नगरी भाषा में लिखा करते थे साथियों। कहना था कि अपभ्रंश से जैसे लोगों की भाषा विकसित हुई वही नागरी कहलाई। ओके, तीसरा क्वेश्चन है कि चौधरी साहब किस स्वभाव से व्यक्ति थे, यानी कि उनका जो स्वभाव था वो किस प्रकार का था? तो चौधरी साहब खानदानी रईस थे। ओके, उनके बात करने का तरीका लेखों से बिल्कुल अलग था, उनके जो लेख थे उनके बिल्कुल अलग था। वह एक गुस्से मिजाज और हर बात पर उल्टे व्यंग्य देने वाले स्वभाव के। कहने का मतलब कोई व्यक्ति होता है उससे आप अच्छे तरीके से वो करेंगे, राम राम भाई साहब, तो आपको उल्टा जवाब दे, कौन भाई, कैसे कैसे बोला, इस प्रकार उल्टा जवाब दे आपको, किसी को आपको अच्छे तरीके से बोलो, आप किधर जा रहे हो भाई, तो तुझे क्या मतलब, इस प्रकार से उल्टा व्यंग्य करे, उसको कहते हैं क्या? स्वभाव के, यानी कि उसका व्यवहार अच्छा नहीं था साथियों, उनका स्वभाव अच्छा नहीं था, ये मतलब है। चौथा है कि लेखक भारतेंदु जी के घर को एकटक देखते रहे, क्यों देखते रहे? तो रामचंद्र शुक्ल जी के पुस्तकों और साहित्य से बड़ा लगाव था। रामचंद्र जी थे, उनको पुस्तक के और साहित्य से बहुत ही बड़ा लगाव था, अच्छा लगाव था। तत्कालीन समय में भारतेंदु जी हिंदी भाषा के प्रमुख और प्रसिद्ध लेखक थे। भारतेंदु जी से लेखक को बड़ा प्रेम था, क्योंकि भारतेंदु जी थे, उनको लेख लिखने से बहुत ही बड़ा प्रेम था। ओके, प्रेम था कि पहली बार लेखक उनके घर के सामने से गुजरे तो वे एकटक निहारते, यानी कि उसको देखते रहे, यही कारण था। पांचवा प्रश्न है कि वामनचार्य गिरी कौन थे, तो और उनकी चौधरी साहब से क्या बात हुई? तो वामनचार्य गिरी मिर्जापुर में पुरानी परिपाटी के बहुत ही प्रभावशाली कवि रहते थे। प्रभावशाली कहाँ के थे? वामनाचार्य गिरी मिर्जापुर में पुरानी परिपाटी के रहने वाले और प्रभावशाली की बहुत बड़े कवि थे साथियों। एक दिन वह सड़क पर चौधरी साहब के ऊपर एक कविता जोड़ते चले जा रहे थे, यानी कि सड़क पर जा रहे थे और चौधरी साहब के ऊपर कविता जोड़ते चले जा रहे थे, लिखते जा रहे थे, बोलते जा रहे थे। अंतिम चरण रह गया था, यानी कि जो कविता जोड़ रहे थे उसका अंतिम चरण रह गया था। चौधरी साहब अपने बरामदे में कंधों पर डाल सकता था, क्या है? बरामदे में कंधों पर डाल सकता है। खंबे के सहारे खड़े दिखाए, खंभों पर डाल सकता है, खंभों के सहारे खड़े थे, खंबे के सहारे खड़े दिखाई पड़े वामन जी चौधरी साहब को नीचे से अपने कविता के जरिए ललकारा, खंबा टेकी कड़ी जैसी नारी मुसलमानों की। ओके, तो कविता लिख रहे थे ना, तो उसके सहारे बुलाया खंबा टेकी कड़ी जैसे नारी मुसलमानों की, यानी कि आप खंबा से टेका लगाकर खड़े हो जैसे कोई आप नारी लग रहे हो मुसलमानों की, जो मुसलमानों की नारी के समान आप लग रहे हो। एक अंक वाले प्रश्न खत्म हो चुके हैं, अब देखेंगे अंक वाले 3। तो इसमें पहला है कि हिंदी और उर्दू के संबंध को इस पाठ के आधार पर अपने शब्दों में प्रकट कीजिए। और ये इससे जो लेख है उसके अंदर की, इस पाठ के अंदर हिंदी और उर्दू के शब्द आए उसके आधार पर आपको इसमें बताना है। तो मुगलों का भारत में आगमन हुआ तो साथ ही साथ उर्दू को लेकर आए और अंग्रेजी के काल में आज़ादी पाने के लिए ऐसी भाषा के पुनरुत्थान का आवश्यकता हुई। पुनरुत्थान, दोबारा सुनो, मुगलों का भारत में आगमन हुआ तो साथ ही उर्दू को, यानी कि उर्दू भाषा को भी लेकर आए थे। अंग्रेजों के काल में आज़ादी पाने के लिए एक ऐसी भाषा के क्या पुनरुत्थान की आवश्यकता थी जो आम लोगों की जनभाषा बन सके। प्रथम भारतेंदु जी ने खड़ी भाषा बोली में लिखना आरंभ किया, तब वे समय में सभी लोग उर्दू के साथ हिंदी का भी प्रयोग निश्चित रूप में करने थे। हालांकि हिंदी और उर्दू अलग अलग भाषाएं हैं साथियों। हिंदी का जन्म भारत में ही हुआ, परंतु उर्दू बाहरी भाषा है जो हिंदी भाषा में मिश्रित हो गए। आज के इस समय के अंदर उर्दू और हिंदी किसमें मिश्रित हो गई? हिंदी के अंदर मिश्रित हो चुकी है। दूसरा प्रश्न है कि इस पाठ के आधार पर लेखक की शैली का आपको वर्णन करना है, अपने शब्दों में करना है आपको।
तो लेखक ने इस पाठ में बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक शैली का प्रयोग किया है। लेखक प्राचीन समय में बातों को ठीक ठीक रूप में सामने लाने की कोशिश की है। तभी के समय में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा या जनभाषा हिंदी तथा उर्दू के सुंदर मिश्रित रूप का प्रयोग किया है। तत्कालीन समय के सामाजिक परिवर्तन, वातावरण और सामाजिक स्थिति का सटीक वर्णन करते हैं। यह पाठ भारत के दर्शन के रोचक शैली में आधुनिक साथ करता है। ओके, कंप्लीट हो चुका है दूसरा भी। आप देखेंगे तीसरा है कि भारतेंदु जी के संबंध में लेखक के मनोभाव पर अपना वक्तव्य दीजिए। तो भारतेंदु जी के संबंध में लेखक ने मधुर भावना व्यक्त की है। वह कभी हरिश्चंद्र तथा सत्यवती राजा हरिश्चंद्र में कोई अंतर नहीं समझ पाते थे। उनको भारतेंदु जी नहीं समझ पाते थे। यदि कोई उनके सामने हरिश्चंद्र का नाम लेते तो उनके मुख पर एक अलग ही भाग देखने को मिलता, कि उनका व्यवहार अलग ही रहता था, क्योंकि वह भारतेंदु जी हरिश्चंद्र के व्यक्तित्व और जीवन से बहुत प्रभावशाली है। जबकि उनके सामने भारतेंदु जी की बात चलती, उनके मन में एक प्रेम का उत्पन्न होता था। यानी कि उसके सामने जो भारतेंदु जी की बात चलती तो उनको अपमान सा लगता था, यानी कि जैसे लग रहा हो कि उसका अपमान हो रहा हो। सोचता है कि लेखक ने अपने पिताजी के बारे में क्या बताया। तो लेखक ने अपने पिताजी के बारे में बताते हुए कहा है कि वह पारसी के अच्छे ज्ञाता और पुरानी हिंदी कविता के पढ़े प्रेमी थे। यानी कि जो पारसी भाषा है उसके एक बहुत ही अच्छे जानने वाले व्यक्ति हैं, और पुरानी जो हिंदी कविता है उसके बहुत बड़े प्रेमी भी हैं साथियों। ओके, उनको पारसी कविताओं की उक्तियों को हिंदी कविताओं के उपयोग के साथ मिलाने में बड़ा आनंद मिलता है। हिंदी कविता और पारसी कविता दोनों को एक साथ मिलाने में बहुत ही बड़ा आनंद उनको मिलता है। वह रात को प्राय रामचरितमानस और रामचंद्रिका करके सब लोगों को एकत्रित करके बड़े अच्छे और से पढ़ाया करते थे। रात हो जाया करते, शाम का समय हो जाया करता था, पूरे घर वालों को एक जगह इकट्ठा करते और रामचरितमानस और रामचंद्रिका का घर का पाठ किया करते, घर में पाठ करके सबको सुनाया करते थे। ये करने का ये मतलब है साथियों। पांचवा है कि घनचक्र का अर्थ समझने के लिए चौधरी साहब ने क्या सुझाव दिया। तो घनचक्र का अर्थ समझने के लिए चौधरी साहब ने कहा है कि एक दिन रात को सोने के पहले कागज कलम लेकर सवेरे से रात तक जो काम किए सब लिख जाइए और पढ़ जाइए, तब पता चलता है कि घनचक्र का क्या अर्थ है। और ये प्रश्न चौधरी साहब के पड़ोसियों ने उनसे किया था। दोबारा सुनो, घनचक्र का अर्थ समझने चौधरी साहब ने कहा कि एक दिन रात को सोने से पहले कलम से कागज पर लिख जाइए, सब कुछ लिख जाओ और सब कुछ पढ़ जाओ। घनचक्र का अर्थ यही है कि प्रश्न चौधरी साहब के पड़ोसियों ने किया था साथियों। तो साथियों हमने 1 अंक वाले और 3 अंक वाले देख लिए, 5 और 10 वाले कल देखेंगे साथियों, क्योंकि इस प्रकार क्लास लंबी हो जाएगी और आपको भी बोर होने लग जाओगे साथियों। ओके साथियों, तो यदि क्लास अच्छी लगे तो शेयर करना है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है साथियों। जय हिंद, जय भारत।